सेल बायोलॉजी में अब बच्चों हम समझने जा रहे हैं वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट हम सेल मेम्ब्रेन समझेंगे। सेल मेम्ब्रेन होती क्या है? ये बच्चों सेल है। इस सेल के बाहर की तरफ अगर हम देखें तो ऐसी पतली सी लेयर होती है और यही थिन लेयर एग्जैक्टली कहलाती है सेल मेम्ब्रेन, जो कुछ इस तरह से यहां पर दिखाई देगी। इस सेल मेम्ब्रेन को बच्चों अब हम डिटेल में समझेंगे, इसके क्या क्या पॉइंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम खास बात समझे, ये बच्चों सेल है, इसके अंदर ये जो मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है ये बहुत ही थिन लेयर की फॉर्म में होती है। ये ज्यादा मोटी नहीं होती है, थिन लेयर की फॉर्म में होती है। साथ ही साथ इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती है, कई सारे एंजाइम यहां प्रेजेंट होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह की लिविंग बाउंड्री होती है। तो सेल मेम्ब्रेन, इसे बच्चों हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हम बायो मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, जो कि थिन लेयर की फॉर्म में होती है, साथ ही साथ ये एक लिविंग बाउंड्री होती है। क्लियर? इसकी एक खास बात ये होती है कि ये क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है। अच्छा, क्वासी फ्लूइड नेचर का मतलब होता है कि ना ये लिक्विड होती है ना ये सॉलिड होती है। एक तरह की हम कह सकते हैं सेमी सॉलिड टाइप की होती है, और यही सेमी सॉलिड क्वासी फ्लूइड कहता है। जैसे बच्चों एक तरह से आप कह सकते हो शहद के जैसी, हनी के जैसी। शहद को ना तो हम प्योर लिक्विड कह सकते हैं ना सॉलिड कह सकते हैं, एक तरह से जेल टाइप की होती है, और उसी जेल के लिए यहां पे वर्ड लिखा गया क्वासी फ्लूइड। ये ध्यान रखना, सेल मेम्ब्रेन का फीचर कैसा होता है? क्वासी फ्लूइड, इसमें फ्लूइडिटी होती है। क्लियर? सेल मेम्ब्रेन की एक खास बात ये होती है कि ये सिलेक्टिव नेचर की होती है। अच्छा, सिलेक्टिव नेचर की मतलब इससे हर कोई मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकता, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल को ये पास करती है, इसीलिए हम कहते हैं ये सिलेक्टिव परमिएबल है। अगर बच्चों सिलेक्टिव परमिएबल ऑप्शन में ना हो तो फिर हम सेमी परमिएबल टिक करके आएंगे। आपकी एनसीईआरटी में दो अलग अलग बातें की है। एक जगह तो एनसीईआरटी में सिलेक्टिव परमिएबल लिखा है, एक तरफ यह भी लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। एनसीईआरटी खुद ने दो बात की है। तो आप लोग बच्चों यहां पर क्या करना, अगर क्वेश्चन आए सेल मेम्ब्रेन तो मेन आंसर आप सिलेक्टिव परमिएबल ही बताना, मेन सिलेक्टिव परमिएबल ही। हां, अगर सिलेक्टिव परमिएबल ऑप्शन में नहीं है देन हम आंसर सेमी परमिएबल को टिक कर देंगे। क्लियर? अच्छा, सेल मेम्ब्रेन की खास बात यह होती है ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट सब में प्रेजेंट होती है। मतलब चाहे बैक्टीरिया की बात करें, प्लांट की बात करें, फंगस की बात करें, ह्यूमन की बात करें, सबके अंदर कंपलसरी मिलती है। तो सबके अंदर होती है, यानी ये एक तरह की यूनिवर्सल लेयर है, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। और सारे प्रोकैरियोट सारे यूकैरियोट के अंदर आप देखोगे ये मिलती है। और खास बात तो ये है कि सबकी मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर सेम है। चाहे हम बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन समझे, चाहे हमारी मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर समझे, दोनों की ओवरऑल स्ट्रक्चर, दोनों का ओवरऑल फ्रेमवर्क एक जैसा ही होता है। तो मेम्ब्रेन की खास बात क्या है? मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट होती है और सबकी स्ट्रक्चर, सबके फंक्शन लगभग सेम ही होते हैं। क्लियर? यानी एक तरह की यूनिवर्सल बाउंड्री होती है। जो बात यहां आपको समझाई, क्लियर हुई? क्या क्या समझाया? सेल मेम्ब्रेन थिन है, लिविंग है, क्वासी फ्लूइड होती है, और ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट सब में होती है। अच्छा, ये बच्चों इतनी थिन होती है कि इसे आप सिंपल माइक्रोस्कोप में देख ही नहीं सकते। इसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। पहला जो वेल डेवलप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना था 1950 के आसपास बना था, वेल डेवलप बात कर रहा हूं। अच्छा, 1950 के बाद ही कहा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर स्ट्रक्चर समझ में आ पाए। सिंपल माइक्रोस्कोप में जब इसको देखते हैं प्रॉपर ये समझ में नहीं आती है, ये दिखाई नहीं देती है। तो इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, बहुत पतली है, सिंपल माइक्रोस्कोप में नजर ही नहीं आती। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से पहली बार इसको प्रॉपर तरीके से 1950 के बाद ही ऑब्जर्व किया गया था। क्लियर? जो बातें यहां समझाई गई क्लियर हुई अच्छे से? सेल मेम्ब्रेन किन किन कंपोनेंट से बनी होती है वो भी हम समझते हैं। सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन, मेम्ब्रेन बेसिकली 3 कंपोनेंट से बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। हां, इनकी परसेंटेज वेरी करती है। अगर हम बात करें प्रोटीन, तो नॉर्मली मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन की परसेंटेज 58 to 59% होती है। ये मैं एक एवरेज वैल्यू निकाल रहा हूं, मतलब बहुत सारी सेल को स्टडी किया, एवरेज निकाला गया कि इसमें प्रोटीन कितना था। तो ज्यादातर सेल के अंदर जब स्टडी किया गया, प्रोटीन की परसेंटेज निकाली गई तो इतना परसेंट मिला। अच्छा, लिपिड की परसेंटेज आती है 40% और कार्बोहाइड्रेट आता है 1 to 2%। इस डेटा के बेसिस पे आप मुझे बताइए मेम्ब्रेन में किसकी परसेंटेज सबसे कम है? जरा सोच के बताओ। हां, मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज सबसे कम होती है। कार्बोहाइड्रेट यहां पर बहुत कम होता है। ये जो मैं आप लोगों को कंपोजिशन समझ रहा हूं, ये हम एक नॉर्मल ओवरऑल जितनी भी सेल्स है सबका हमने एक एवरेज निकाल के लिया है। लेकिन अगर हम बात करें आरबीसी की, आपकी एनसीईआरटी में आरबीसी का डेटा दिया है।
आरबीसी के अंदर अगर बात की जाए प्रोटीन तो ये 52% होता है, लिपिड 40% होता है, कार्बोहाइड्रेट 8% होता है। यहां पर भी एक बात आपने नोटिस की होगी कि सबसे कम क्वांटिटी में यहां पर भी कार्बोहाइड्रेट ही है। तो एक बात तो श्योर है, मेम्ब्रेन चाहे कहीं पर भी हो, सबसे लेस क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट होगा। क्लियर? अच्छा, ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन वेरी करती रहती है। ऐसा नहीं कि सबके अंदर ये फिक्स होगा। ये आरबीसी के अंदर है तो हो सकता है नर्व सेल में लिपिड ज्यादा हो जाए, बिल्कुल होता ही है। तो ये परसेंटेज मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन वेरी करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज इन डिफरेंट सेल टाइप। सेल टू सेल इनकी परसेंटेज क्या करती है? वेरी करती रहती है। अब आप इन सब में से ये वाला डेटा अच्छे से याद रखें जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। आप लोगों को यही डेटा अच्छे से याद रखना है और बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। प्रोटीन कितना परसेंट? 52, लिपिड 40% और कार्बोहाइड्रेट अप्रोक्सीमेटली 8%। जो बातें यहां पर समझाई, क्लियर हुई? बात आती है मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से लिपिड होते होंगे। मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड आते हैं, जैसे इसमें सबसे मेन लिपिड आता है फॉस्फोलिपिड, इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल, इसी तरह से ग्लाइकोलिपिड, अलग अलग तरह के लिपिड प्रेजेंट होते हैं। तो मेम्ब्रेन में लिपिड है ऐसे अलग अलग तरह के। सबसे पहले अगर हम बात करें कि फॉस्फोलिपिड एग्जैक्टली होता क्या है, फॉस्फोलिपिड की एक हल्की सी आउटलाइन में आपको पहले समझा दूं ताकि आगे हम मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर अच्छे से समझ पाए। फॉस्फोलिपिड की बात करें, फॉस्फोलिपिड के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है बच्चों इसका हेड पार्ट और ये होता है इसका टेल पार्ट। फॉस्फोलिपिड आप कहीं भी देखोगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगी जिसमें एक हेड होगा और इस तरह से यहां पर टेल होगी। टेल की खास बात ये होती है कि इसमें कार्बन की ऐसी चेन होती है। ये कार्बन की चेन एग्जैक्टली होती है फैटी एसिड। मतलब टेल में ये और ये ऐसे फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड बच्चों दो तरह के होते हैं। अच्छा, फैटी एसिड को बायोमोलिक्यूल में आपको डिटेल में समझाया भी जाता है और आपको शायद पता भी होगा। फैटी एसिड में अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो ऐसे फैटी एसिड को सैचुरेटेड कहा जाता है, और अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो ऐसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाते हैं। अब ये याद रखना, फॉस्फोलिपिड में दोनों तरह के फैटी एसिड है, सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। तो दोनों तरह के फैटी एसिड यहां पर कॉमनली प्रेजेंट होते हैं, दोनों तरह के। अब एक बात ये ध्यान रखिएगा, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इनका नेचर जनरली सॉलिड होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड, बहुत अच्छा एग्जांपल हम बात करें घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और आप सभी जानते हैं रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड होता है। तो ध्यान रखिएगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड का नेचर सॉलिड होता है, जबकि इनमें डबल बॉन्ड आने की वजह से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये बच्चों लिक्विड नेचर के होते हैं, या और अच्छे से कहूं फ्लूइड नेचर के होते हैं। क्लियर? तो डबल बॉन्ड आने की वजह से इनमें ऐसी फ्लूइडिटी आ जाती है। जो बात मैंने आपको यहां समझाई, अब ये ध्यान रखना, फॉस्फोलिपिड में दो सेक्शन है, हेड और टेल। टेल किसकी बनी है? फैटी एसिड की। और यह भी याद रखना, यहां फैटी एसिड कौन कौन से हैं? तो दोनों तरह के हैं, सैचुरेटेड भी होते हैं, अनसैचुरेटेड भी होते हैं। दोनों तरह के फैटी एसिड यहां मिलते हैं। आपके एनसीईआरटी में जब आप मेम्ब्रेन के बारे में समझोगे तो वहां लिखा है कि मेम्ब्रेन में सैचुरेटेड फैटी एसिड है, वहां अनसैचुरेटेड का नाम नहीं लिखा है। लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रखना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों होते। एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है। हेड की खास बात ये होती है कि ये हेड पार्ट वाटर लविंग होता है, और वाटर लविंग है इसलिए यहां पर लिख दिया हाइड्रोफिलिक है। ये हाइड्रोफिलिक होता है और साथ ही साथ ये पोलर नेचर का होता है। जबकि अगर हम टेल की बात करें, टेल बच्चों वाटर से दूर भागती है, ये वाटर रिपल्टेंट होती है, यानी हम कहेंगे ये हाइड्रोफोबिक नेचर की है। अच्छा, हाइड्रोफोबिक है, साथ ही साथ ये नॉन पोलर प्रॉपर्टी शो करती है। तो ध्यान रखिएगा, हेड का नेचर हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर से लविंग है। अच्छा, टेल वाटर से दूर भागती है मतलब ये हाइड्रोफोबिक है। अब जरा ध्यान दो, एक ही मॉलिक्यूल है और इसी एक मॉलिक्यूल के अंदर कुछ पार्ट हाइड्रोफिलिक है, कुछ हाइड्रोफोबिक है। मतलब कुछ वाटर से लव करता है, कुछ वाटर से दूर भागता है। एक ही मॉलिक्यूल में अगर दोनों पार्ट हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। क्या नाम देंगे? एम्फीपैथिक। तो फॉस्फोलिपिड, ये अच्छे से याद रखिएगा, फॉस्फोलिपिड एक तरह का एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट है। और यह भी याद रखना, हेड का नेचर पोलर होता है और टेल का नेचर नॉन पोलर होता है। फॉस्फोलिपिड की जो स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाई, ये आप ध्यान रखिएगा। और आगे बच्चों में कहीं पर भी ऐसे बना दूं, ऐसे सर बना के ऐसे दो टेल बना दे, तो समझ जाना कि ये फॉस्फोलिपिड है।
तो फॉस्फोलिपिड को इस तरह से आगे हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ही ऐसा बना हुआ दिखे समझ जाना फॉस्फोलिपिड है। क्लियर? अगर हम बच्चों यहां पर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाते टाइम ये हमने ऐसे फॉस्फोलिपिड लिए, अब मैंने यहां पर फॉस्फोलिपिड की सिंगल लेयर ली, ऐसे फॉस्फोलिपिड को अटैच करता जा रहा हूं ऐसे सिंगल लेयर की फॉर्म में, और इस तरह से अगर हम मेम्ब्रेन बनाए तो क्या होता है चेक करते हैं। आप सभी जानते हैं सेल के अंदर वाटर होता है, साइटोप्लाज्म में आप देखोगे मैक्सिमम पानी भरा है, मतलब यहां एक तरह का एक्वस एनवायरनमेंट है। सेल के अगर हम बाहर देखें तो सेल के बाहर भी बच्चों पानी पानी भरा होता है, मतलब यहां पर भी एक्वस एनवायरनमेंट है, मतलब बाहर भी पानी है अंदर भी पानी है, चारों तरफ यहां पानी ही पानी है। अब यहां पर खास बात क्या है, ये जो बच्चों पार्ट है नाम बोलो हेड या टेल, ये ऊपर वाला रेड कलर का हेड का नेचर हाइड्रोफिलिक और टेल का नेचर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक किसको कहते हैं? जो पानी से दूर भागे, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब डरना, पानी से डरेगा। अब जो अंदर वाला वाटर जैसे इसके कांटेक्ट में पहुंचेगा तो ये तो यहां पर हाइड्रोफोबिक है, पानी से दूर भागेगा। और अगर बच्चों ये यहां से ऐसे दूर भाग गए, ये ऐसे दूर भाग गए, अगर ये फॉस्फोलिपिड ऐसे भाग गए तब तो फिर स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकती, यानी फॉस्फोलिपिड की सिंगल लेयर से कभी स्ट्रक्चर बन नहीं सकती। मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाते टाइम सिंगल लेयर काम में नहीं ले सकते, क्योंकि ये वाटर जैसे टेल के कांटेक्ट में आते टेल यहां पर दूर भाग जाती है। क्लियर? अब क्या किया जाए, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए फॉस्फोलिपिड की अब बाई लेयर बनाएंगे। ध्यान से देखो, यहां सिंगल लेयर थी, यहां बाई लेयर ली। अच्छा, बाई लेयर में आप देखोगे तो यहां पर बाई लेयर के अंदर यहां पर पानी है, यहां भी पानी है। हेड का नेचर आप जानते हो हाइड्रोफिलिक और टेल का नेचर हाइड्रोफोबिक। अच्छा, ये फिर से हेड है मतलब हाइड्रोफिलिक। अच्छा, ये भी हाइड्रोफिलिक है, ये भी हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग, तो अंदर वाला पार्ट वाटर वाला पार्ट इसके कांटेक्ट में आता है तो ये बच्चों दूर नहीं भागेगा, क्योंकि ये तो वाटर लविंग है। ये भी वाटर लविंग है तो ये भी दूर नहीं भागेगा, मतलब न यहां से कोई फॉस्फोलिपिड भाग रहा है न यहां से कोई भाग रहा है, मतलब कोई भी नहीं भाग रहा है, मतलब स्ट्रक्चर यहां पर प्रॉपर बन सकती है। तो मुझे बताओ सिंगल लेयर से स्ट्रक्चर बनाते हैं या डबल? तो फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर लेनी चाहिए, बाई लेयर लेनी चाहिए। और बाई लेयर में फिक्स है, इसका ये जो पार्ट आपको दिख रहा है हेड पार्ट, ये आउटसाइड रखेंगे और यहां पर ये हेड वाला पार्ट आउटसाइड रख दिया, और ये जो टेल वाला पार्ट है इनसाइड रखेंगे। यानी मेम्ब्रेन बनाते टाइम हमेशा याद रखना, हेड हमेशा आउटसाइड रखेंगे और टेल हमेशा इनसाइड रखेंगे। अब आप मुझे बताओ इन टेल को इनसाइड क्यों रखा गया? बताइए बच्चों, टेल इनसाइड क्यों रखते हैं? हां, टेल इनसाइड रखने का पर्पस ये होता है ताकि दोनों साइड के इन वाटर से इसको बचाया जा सके, क्योंकि हाइड्रोफोबिक थी, पानी से इसको बचाना था। इसके लिए आपके एनसीईआरटी ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, टेल इनसाइड बिकॉज प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। ये एक्वस क्या है? वाटर। तो वाटर के रिस्पेक्ट में एक्वस लिखा है, तो इन एक्वस एनवायरनमेंट से बचाने के लिए टेल को हमेशा इनसाइड रखा जाता है। बात समझ में? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी की लाइन है। मेम्ब्रेन जब भी बनेगी, अब आप बताना सिंगल लेयर यूज करें या डबल? तो आप लोग याद रखिएगा बाई लेयर यूज करेंगे। बाई लेयर में भी फिक्स है, पोलर हेड हमेशा आउटसाइड रहेंगे और टेल हमेशा इनसाइड रखेंगे। क्लियर हुआ सबको अच्छे से? ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें बच्चों मेम्ब्रेन की स्टडी करना है। आप बताइए बॉडी की कौन सी सेल यूज करें? सोच समझ के बताना, बॉडी की कौन सी सेल को स्टडी करें जिससे हम सेल मेम्ब्रेन को प्रॉपर स्टडी करें? कोई भी सेल ले लें, चेक करते हैं। हमने बच्चों समझने के लिए कोई भी नॉर्मल सेल ले ली। ये एक नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल के अंदर आप सभी जानते हैं सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा सेल के अलावा यहां पर न्यूक्लियस भी होता है, ईआर भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है। और आप देखोगे इन सब में भी ऐसी मेम्ब्रेन दिख रही है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी मेम्ब्रेन दिख रही है, न्यूक्लियस में भी दिख रही है, ईआर पे मेम्ब्रेन दिख रही है। हमें किसको स्टडी करना है? हमें बच्चों सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करना है। अब बच्चों सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए इस मेम्ब्रेन को यहां से बाहर निकालना पड़ता है। मेम्ब्रेन को बाहर निकालने के लिए इसके ऊपर कुछ केमिकल डालने पड़ते हैं। अच्छा, जैसे बच्चों में इसके ऊपर कुछ केमिकल डालते हैं, वो केमिकल क्या करते हैं, यहां से सेल मेम्ब्रेन को बाहर लाते हैं, लेकिन साथ साथ वो इन ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन को भी बाहर ले आता है। मतलब ईआर की मेम्ब्रेन भी बाहर आ जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन भी बाहर आ जाएगी, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी बाहर आ जाएगी। अगर बच्चों इन सबकी मेम्ब्रेन बाहर आ गई और सबकी मेम्ब्रेन आपस में मिक्सअप हो गई, तब तो फिर हम सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर स्टडी
नहीं कर सकते। बात को सुनना, नॉर्मल सेल में क्या दिक्कत है, नॉर्मल सेल में सारी मेम्ब्रेन बाहर आ जाएगी तो हम प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाएंगे। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज किया जाता है मैच्योर आरबीसी का। मैच्योर आरबीसी में आप सभी जानते हैं कि इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कुछ नहीं होते, ये होते ही नहीं है। मतलब इसके अंदर केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। अब बताना, जैसे ही मैं इसके ऊपर केमिकल डालूंगा, यहां से जो बाहर आएगी वो एक्सक्लूसिवली सेल मेम्ब्रेन होगी, और केवल सेल मेम्ब्रेन होगी तो हम प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो आप बताओ, मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट है नॉर्मल सेल या आरबीसी? अच्छे से बताना कौन बढ़िया है। आरबीसी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केवल सेल मेम्ब्रेन है जिससे हम इसको प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। इसलिए आपके एनसीईआरटी में बड़ी अच्छी लाइन लिखी होती है, अगर हमें मेम्ब्रेन की स्टडी करना है तो इसके लिए हम साइंटिस्ट लोग किसका यूज करते थे? ह्यूमन आरबीसी का यूज किया करते हैं। जो बात यहां पर आपको समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? ये मैंने बच्चों सेल मेम्ब्रेन का एक इंट्रोडक्टिव पार्ट आपको अभी समझाया कि मेम्ब्रेन में क्या क्या बातें होती है। अच्छा, ध्यान रखना, मेम्ब्रेन बनाते टाइम मेन लिपिड कौन सा था? फॉस्फोलिपिड। सिंगल लेयर से स्ट्रक्चर बनेगी या बाय लेयर? बाय लेयर। हेड हमेशा बाहर, टेल हमेशा अंदर। अंदर क्यों? प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्वस एनवायरमेंट। तो जो बातें यहां पर अभी आपको समझाई गई, ये सब बातें आप अच्छे से ध्यान रखिए। क्लियर? सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर समझाने के लिए कई तरह के मॉडल दिए गए हैं। इनमें से बच्चों स्टार्टिंग के जो मॉडल है वो रिजेक्टेड मॉडल है, बस उनमें कुछ पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। हम मेम्ब्रेन का केवल एक ही सबसे फेमस मॉडल समझेंगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। लेकिन स्टार्टिंग के मॉडल में क्या क्या बातें की गई, एक बेसिक आइडिया हम ले लेते हैं। मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर समझाने के लिए जो पहला मॉडल आया, सैंडविच मॉडल, जिसको हम ट्राइलेमिलर मॉडल कहते हैं। इसको समझाने वाले साइंटिस्ट टू थे, डेवसन एंड डेनियली। यहां ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है। डेवसन एंड डेनियली दो साइंटिस्ट ने सैंडविच मॉडल दिया था। इस मॉडल में उन्होंने क्या समझाया? उन्होंने कहा जैसे फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है, इस बायलेयर के ऐसे, ये लिपिड की बायलेयर, इस बायलेयर के अपर साइड में प्रोटीन और नीचे साइड में प्रोटीन होते हैं। अब ये बच्चों देखने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई सैंडविच ही बना रखा है, इसलिए इस मॉडल का नाम दिया गया था सैंडविच मॉडल। सैंडविच में होता है ना, जैसे ब्रेड की एक लेयर हो गई, उसके ऊपर सारा मिर्च मसाला, फिर ब्रेड की एक और लेयर आ जाती है, तो नीचे वाली लेयर ब्रेड की, ऊपर वाली लेयर ब्रेड की, बीच में मसाला आ गया। सेम इसी तरह से यहां अपर और लोअर लेयर प्रोटीन की है, और बीच में मैं जिस मसाले की बात कर रहा हूं वो एग्जैक्टली लिपिड हो गया। तो देखने में सैंडविच जैसा अपीयर होता है, इसलिए इस मॉडल का नाम दिया गया था सैंडविच मॉडल। अच्छा, इस मॉडल में इन्होंने क्या क्या समझाया? उन्होंने ये बताया कि अगर हम इस प्रोटीन की थिकनेस निकालें, तो प्रोटीन की थिकनेस मतलब इसकी ओवरऑल थिकनेस 20 से लेकर 25 एंगस्ट्रॉन होती है। प्रोटीन की थिकनेस 20 से 25 एंगस्ट्रॉन होगी। अगर हम लिपिड की बात करें तो लिपिड की थिकनेस आती है 35 से 50 एंगस्ट्रॉन, 35 से 50 एंगस्ट्रॉन के समथिंग रहेगी। अच्छा, फिर से यहां प्रोटीन आ गया तो इसकी थिकनेस आ गई 20 से 25 एंगस्ट्रॉन। अब यहां से लेके यहां तक की ये टोटल थिकनेस अगर हम काउंट करें तो टोटल थिकनेस अप्रोक्सीमेटली, अगर इन सबको ऐड करोगे तो 75 से 100 एंगस्ट्रॉन। तो एक बात तो ध्यान रखना, मेम्ब्रेन की थिकनेस थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है। अच्छा, वैल्यू क्या रहेगी? 75 से 100 एंगस्ट्रॉन के बीच में यहां कुछ भी थिकनेस रहेगी। कौन समझा रहा है बात? डेवसन एंड डेनियली। फिर उन्होंने ये कहा कि यहां पे बच्चों ये जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन का नेचर आप जानते हैं पोलर होता है, ये प्रोटीन पोलर नेचर के, और फॉस्फोलिपिड का हेड ये भी तो पोलर ही है, और ये दोनों पोलर पोलर आपस में हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यानी प्रोटीन और इन फॉस्फोलिपिड के हेड के बीच में यहां पे बच्चों हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड होते हैं। क्लियर? अब यहां देखना, फॉस्फोलिपिड की ये टेल नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर, शॉर्ट में मैं इसको एनपी लिख देता हूं। एनपी मतलब नॉन पोलर। अब इन नॉन पोलर के बीच में भी आप देखो कुछ इंटरेक्शन चल रही है, और नॉन पोलर में आता है वंडरवॉल फोर्स रहता है। इसी तरह से ये बच्चों प्रोटीन है, फॉस्फोलिपिड का हेड, ये भी पोलर, ये भी पोलर, पोलर के बीच में यहां आ जाएगा हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड। यानी इस पूरे मॉडल में टोटल 3 फोर्स काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन, आयनिक एंड वंडरवॉल, और इन्हीं से बच्चों ये स्ट्रक्चर यहां बनती है। फिर आगे वो समझाते हैं कि इनके बीच में, फॉस्फोलिपिड के बीच में से पोर्स होते हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.35 नैनोमीटर साइज के होते हैं। इनके बच्चों यहां पर बीच में पोर्स होते हैं। यह बात डेवसन एंड डेनियली ने समझाई। डेवसन डेनियली से पूछा गया
कि आपने ये जो बातें समझाई ठीक है, हमें समझ में तो आई है, आप हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिए। उन्होंने पूछा कि पूछिए कौन से क्वेश्चन के आंसर देना है। डेवसन एंड डेनियली से 2 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन पूछा गया, हम सभी जानते हैं कि मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल है। आप बताइए इस मेम्ब्रेन में ऐसा क्या है जो इसको सिलेक्टिव बनाता है। अच्छा, मतलब सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का रीजन क्या है वो बताइए। इसके बारे में डेवसन डेनियली कुछ नहीं समझा पाए। साथ ही साथ उनसे यह भी पूछा गया कि यह मेम्ब्रेन अगर फ्लूइड है तो इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से फ्लूइड होती है। यानी एक तरह से 2 क्वेश्चन पूछे गए, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का रीजन और दूसरा फ्लूइडिटी का रीजन। और जब ये दोनों क्वेश्चन डेवसन डेनियल से पूछे गए, ये इन क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाए और इसीलिए इस मॉडल को फाइनली रिजेक्ट कर दिया गया। ये रिजेक्टेड मॉडल है। अच्छा, इस मॉडल में क्या कमी है कुछ समझ में आया? सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, फ्लूइडिटी को समझा नहीं पाए। अच्छा, बाद में इसकी एक कमी और कही कि इसमें कहा गया कि प्रोटीन केवल सरफेस पे, लेकिन बाद में पता चलता है कि प्रोटीन तो अंदर भी होते हैं, मतलब इनर साइड में इंबेडेड भी होते हैं। ये बात भी ये नहीं समझा पाए थे। मतलब एक तरह से रिजेक्टेड मॉडल है। इस मॉडल में आपको ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, बाहर की साइड प्रोटीन, नीचे की साइड प्रोटीन, बीच में लिपिड। प्रोटीन को P, लिपिड का L, लिपिड का L, प्रोटीन का P। तो PLLP मॉडल भी इसको कहा जाता है। क्लियर? और क्यों रिजेक्ट हुआ? फ्लूइडिटी, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए मॉडल रिजेक्ट है। बाकी इसमें इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें ध्यान नहीं देना है। अच्छा, इस मॉडल में यह मॉडल क्यों रिजेक्ट हुआ? तो ये 2 रीजन, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी एंड फ्लूइडिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जब ये रिजेक्ट हो गया तो उसके बाद आया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को समझाने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्टसन। रॉबर्टसन ने क्या कहा? रॉबर्टसन का कहना था कि सेल के अंदर कई जगह पे मेम्ब्रेन है। जैसे सेल में सेल मेम्ब्रेन तो होती है, यहां पर न्यूक्लियस में भी मेम्ब्रेन होती है, ER पे भी आप देखो मेम्ब्रेन है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया पे भी मेम्ब्रेन है। इनका कहना था कि मेम्ब्रेन कहीं पर भी हो, हर जगह मेम्ब्रेन एक जैसी होती है। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। इनका कहना था कि जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती है, सारी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली फंक्शनली सिमिलर होती है। मतलब अगर ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली बायलेयर से बनी है तो यहां पर न्यूक्लियस के अंदर भी फॉस्फोलिपिड की बायलेयर ही होगी। मतलब जैसी स्ट्रक्चर इसकी है, सेम स्ट्रक्चर इसकी है, सेम स्ट्रक्चर यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की भी होगी। कहीं पर भी मेम्ब्रेन हो, सारी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली सेम होते हैं, इवन सबके फंक्शन भी सेम है। इससे मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है, यहां पर भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब कोई भी मेम्ब्रेन हो, स्ट्रक्चरली फंक्शनली सेम होती है। हां, इनमें जो डिफरेंस आ सकता है वो आ सकता है साइज का और केमिकली। साइज बच्चों 75 से 100 के बीच में कुछ भी हो सकती है, तो साइज वेरी कर सकती है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, लिपिड, प्रोटीन, इनकी परसेंटेज, केमिकल परसेंटेज मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन वेरी करती रहती है। तो केमिकली और साइज का डिफरेंस आ सकता है। एक बार फिर समझना, रॉबर्टसन ने क्या कहा? रॉबर्टसन ने कहा जितनी भी मेम्ब्रेन है स्ट्रक्चरली फंक्शनली सेम होती है। स्ट्रक्चरली फंक्शनली सेम होती है। डिफरेंस कहां आ जाता है? तो साइज और केमिकल का इनमें डिफरेंस आ जाता है। यह बात इन्होंने समझाई। अच्छा, फिर इनसे कहा गया कि ठीक है, आपकी यह बात तो हमें समझ में आई, आप तो ये बताओ मेम्ब्रेन का एग्जैक्ट मॉडल कैसा होता है। तो इन्होंने कहा कि मेरे अकॉर्डिंग भी मेम्ब्रेन का मॉडल वही सैंडविच के जैसे ही होता है। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा सैंडविच के जैसा, इनसे भी वही 2 क्वेश्चन पूछे गए। कौन कौन से? फ्लूइडिटी का क्या रीजन है और सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का क्या रीजन है। इन क्वेश्चन के आंसर भी रॉबर्टसन नहीं दे पाए थे। मतलब ये मॉडल भी फाइनली रिजेक्टेड है। क्यों रिजेक्टेड है? क्योंकि सिलेक्टिव परमिएबिलिटी एंड फ्लूइडिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो इस वजह से ये मॉडल भी फाइनली रिजेक्ट कर दिया गया। स्टार्टिंग के अभी जो 2 मॉडल हमने समझे हैं, सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, दोनों ही बच्चों रिजेक्टेड मॉडल है और इसमें इतना अपने को कुछ याद रखना भी नहीं है। अब जो मॉडल हम समझेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को समझाने वाले 2 साइंटिस्ट हैं, सिंगर एंड निकोलसन। साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, इवन इसमें ईयर भी अच्छे से याद रखना, 1972। इस वाले मॉडल का आप ईयर भी याद रखें बच्चों। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, 1972 में इस मॉडल को दिया गया था। अच्छा, ये एक लेटेस्ट मॉडल है और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड यही मॉडल है। मॉडल तो बहुत सारे दिए गए, लेकिन इसी मॉडल को एक्सेप्ट किया गया और आज भी हम इसी को ही समझते आ रहे हैं। इस मॉडल की क्या खास बात है? इस मॉडल के अकॉर्डिंग
ये बच्चों यहां पर फॉस्फोलिपिड की आप देखो ऐसी बायलेयर दिख रही है, बायलेयर दिख रही है। अब इसमें ये जो आपको ग्रीन कलर के जितने भी दिख रहे हैं ये सारे प्रोटीन्स होते हैं, और ये बाहर की तरफ जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यानी इस मॉडल में कहा गया मेम्ब्रेन में 3 कंपोनेंट है, इसमें लिपिड भी हैं, ऐसे प्रोटीन्स भी हैं, और बाहर की तरफ ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। अच्छा, इसमें बच्चों इन्होंने सिंगर एंड निकोलसन ने सबसे पहले ये बताया कि मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड होते हैं ये फॉस्फोलिपिड इस मेम्ब्रेन की पूरी स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं। मतलब मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाने में मेन ये फॉस्फोलिपिड होते हैं। अब इन फॉस्फोलिपिड के बीच बीच में ऐसे ये प्रोटीन इंबेडेड होते हैं। बात को समझना, फॉस्फोलिपिड की इस लेयर के बीच में प्रोटीन यहां इंबेडेड होते हैं, और ये प्रोटीन कुछ इस तरह से इंबेडेड होते हैं जैसे कि चाशनी के बीच में गुलाब जामुन इंबेडेड होते हैं, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक बड़ा सा समुद्र है और उस समुद्र के अंदर छोटे छोटे आइसबर्ग है। अच्छा, वो जो बड़ा सा सी है वो तो हो गया फॉस्फोलिपिड, और जो आइसबर्ग है वो प्रोटीन हो जाते हैं। तो एक बात मुझे बताओ, फॉस्फोलिपिड के बीच में प्रोटीन यहां स्कैटर्ड है। कौन स्कैटर्ड है? प्रोटीन। और इस स्कैटर्ड के लिए वर्ड आता है मोज़ेक। तो फॉस्फोलिपिड के फ्लूइड में प्रोटीन मोज़ेक फॉर्म में होते हैं, इसलिए मॉडल का नाम बन गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और यह मॉडल सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल था। इस मॉडल में यही कहा गया था। इसमें बच्चों ये फॉस्फोलिपिड है, ये प्रोटीन है, और बाहर ये शुगर होती है। इस मॉडल की खास बात क्या थी? प्रोटीन्स आर अरेंज इन फॉस्फोलिपिड लेयर। फॉस्फोलिपिड लेयर के बीच में अरेंज होते हैं मोज़ेक पैटर्न में। अच्छा, ये ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि हाँ, समुद्र के अंदर आइसबर्ग है, और आइसबर्ग किसको कंपेयर कर रहे हैं? प्रोटीन को कंपेयर कर रहे हैं। इस मॉडल में जितनी भी बातें हैं एक एक करके हम सबको समझेंगे। सबसे पहले मैं फॉस्फोलिपिड के पॉइंट समझाऊंगा, फिर आपको प्रोटीन के पॉइंट समझाएंगे, और लास्ट में बच्चों इन कार्बोहाइड्रेट के पॉइंट समझाएंगे। ये जो बाहर की तरफ बना रखा है ये शुगर, या आप कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट यहां होते हैं। एक एक करके सबके पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं लिपिड से। लिपिड में मेन लिपिड कौन सा दिख रहा है? फॉस्फोलिपिड। इन्हीं को बच्चों हम सबसे पहले समझते हैं। मेम्ब्रेन में सबसे पहला लिपिड हम लेते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की खास बात ये होती है कि ये फॉस्फोलिपिड यहां पर ऐसे बायलेयर की फॉर्म में अरेंज होते जाते हैं, ऐसे बायलेयर की फॉर्म में अरेंज होते जाते हैं। अच्छा, ये सबसे मेन लिपिड होता है फॉस्फोलिपिड, बायलेयर की फॉर्म में ऐसे अरेंज होता जाएगा और पूरी मेम्ब्रेन बना देगा। तो मुझे बताओ, मेम्ब्रेन का ये जो फ्रेमवर्क है, मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली किसने बनाई? तो इसको बनाने का काम फॉस्फोलिपिड ही करता है। फॉस्फोलिपिड को कहा जाता है मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और मेन कंपोनेंट इसीलिए कहा है फॉर्म स्ट्रक्चर फ्रेम ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर फ्रेम बनाने का काम करता है, इसीलिए इसको सबसे मेन कंपोनेंट कहा जाता है। क्लियर? ये बच्चों फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर तो बना ही रहा है, साथ ही साथ ये मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी भी देता है। अब बात आती है, इन फॉस्फोलिपिड में ऐसा क्या है जो फ्लूइडिटी देता है? आप सभी जानते हो फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर के अंदर, इन फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, और वही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसको फ्लूइडिटी देते हैं। तो फ्लूइडिटी का रीजन ड्यू टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और यह भी याद रखना, जब भी स्ट्रक्चर बनेगी हेड हमेशा आउटसाइड में रखेंगे और टेल हमेशा इनसाइड में रखेंगे। हेड आउटसाइड और टेल कहां रखनी है? इनसाइड। और ऐसे बायलेयर की फॉर्म में यहां पर ये पूरी मेम्ब्रेन बनाते जाएंगे। अच्छा, जब ये मेम्ब्रेन बन जाएगी तो ये सेल का अंदर वाला पार्ट होगा और ये सेल का आउटर पार्ट होगा। क्लियर? फॉस्फोलिपिड के जो पॉइंट समझाए, क्लियर हुए? क्या क्या बताया? मेन कंपोनेंट है, स्ट्रक्चर यही बनाता है, साथ ही साथ फ्लूइडिटी देता है। एक बात मुझे बताओ, अगर ये मेम्ब्रेन केवल फ्लूइड होती, ये फ्लूइड फॉर्म में होती, तब तो ये फ्लूइड तो ऐसे बह जाता। तो कहीं ना कहीं इस फ्लूइड को स्टेबल तो करना पड़ेगा। बात आती है इसको स्टेबल कौन करेगा? तो इसी को स्टेबल करने के लिए नेक्स्ट लिपिड काम में लिया गया कोलेस्टेरॉल। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल की खास बात क्या है? यहां पर इस डायग्राम में आप देखोगे इन फॉस्फोलिपिड के बीच में ऐसे कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल है। ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल है, कहां प्रेजेंट है? फॉस्फोलिपिड के बीच बीच में से कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल होते हैं, और यही कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन को स्टेबल करने का काम करते हैं। ये थोड़े से हार्ड नेचर के होते हैं और ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की खास बात, मोर रिजिड देन फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड के कंपैरिजन में रिजिड होते हैं, प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने का काम करते हैं। यानी ये फॉस्फोलिपिड तो फ्लूइडिटी देते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की वजह से इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है।
प्रेजेंट ओनली इन मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट। कोलेस्ट्रॉल कहां प्रेजेंट होता है? केवल यूकैरियोट की मेम्ब्रेन में। तो फिर क्वेश्चन आता है प्रोकैरियोट के केस में फिर स्टेबिलिटी कौन देगा? तो प्रोकैरियोट की मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने का काम होपेनोइड्स करते हैं। सीधी सी बात इतनी है, अगर यहां कोलेस्ट्रॉल है तो एक तरह से ये यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन है, और इन्हीं कोलेस्ट्रॉल को हटा के होपेनोइड्स लगा दो तो होपेनोइड्स लगते ही वो प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन हो जाएगी। होपेनोइड्स भी कोलेस्ट्रॉल की तरह होता है, इनका काम भी स्टेबिलिटी देने में होता है। तो हमने क्या सीखा? फॉस्फोलिपिड फ्लूइडिटी में आ गया। अच्छा क्वेश्चन आए, फॉस्फोलिपिड में भी फ्लूइडिटी कौन देता है? तो हां, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और कोलेस्ट्रॉल का काम आ गया स्टेबिलिटी। इनसे आगे फ्लूइडिटी, इनसे आगे स्टेबिलिटी, तो दोनों को मिला के बना गया क्वासी फ्लूइड। यानी मेम्ब्रेन को क्वासी फ्लूइड बनाने में फॉस्फोलिपिड का भी रोल है तो कोलेस्ट्रॉल का भी रोल है। तो फॉस्फोलिपिड प्लस कोलेस्ट्रॉल दोनों मिलकर मेम्ब्रेन को फाइनली क्या बना देते हैं? क्वासी फ्लूइड। तो ध्यान रखना, मेम्ब्रेन की क्वासी फ्लूइड नेचर किसकी वजह से आती है? तो इन दोनों की वजह से आती है कि इसमें फ्लूइडिटी के साथ साथ सॉलिडनेस भी है। जो बात मैंने आपको यहां पर समझाई, क्लियर हुई अच्छे से? ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिए। मेम्ब्रेन के अंदर हमने बच्चों ये तो समझ लिया है कि मेम्ब्रेन में क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, और क्वासी फ्लूइड होने की वजह से मेम्ब्रेन के अंदर ये जो प्रोटीन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये प्रोटीन या तो बच्चों इधर मूव करते हैं, यहां पर ये जो प्रोटीन होंगे ये प्रोटीन या तो इधर मूव कर सकते हैं या ये इधर मूव कर सकते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर जैसे मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये प्रोटीन लगा है, तो ये प्रोटीन इधर इधर ऐसे मूव कर सकते हैं, और ये जो मूवमेंट होती है इसी को कहा जाता है लेटरल मूवमेंट। ऐसे लेटरली मूव करना, ये लेटरल मूवमेंट कहलाती है। और ये लेटरल मूवमेंट क्यों हो जाती है? हां, फ्लूइडिटी की वजह से। हम सभी जानते हैं मेम्ब्रेन फ्लूइड है, और फ्लूइड होने की वजह से इसमें प्रोटीन मूवमेंट करते हैं, इसी को बच्चों हम लेटरल मूवमेंट कहते हैं। लेटरल मूवमेंट से एक बहुत बड़ा फायदा होता है। क्या फायदा होता है समझिएगा। आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, ये 2 ग्लास ली है, ये 2 ग्लास है। इस पहली वाली ग्लास के अंदर यहां पर वाटर को भर रखा है, इसके अंदर वाटर भर रखा है, और दूसरी वाली ग्लास के अंदर एक डेंस फ्लूइड भर दिया, जैसे यहां पे भर दिया शहद को, हनी को भर दिया, शहद को भर दिया। 2 ग्लास है। अच्छा, दोनों ही ट्रांसपेरेंट ग्लास है, आपसे काफी डिस्टेंस पे रखी, और मैंने कहा कि आप इनकी फ्लूइडिटी को मेजर करो। आप इनकी फ्लूइडिटी को मेजर करो। यहां पर आपको इनकी फ्लूइडिटी पता करनी है। अब फ्लूइडिटी पता करनी है तो कैसे कर सकते हैं? इसको पता करने के लिए आप क्या करो, इनके अंदर यहां पर कुछ एक मॉलिक्यूल डाल दीजिए। यहां ऐसे मॉलिक्यूल डाला। अब आपने क्या देखा, पहली वाली ग्लास में प्योर वाटर है, और वाटर एकदम लिक्विड है, तो हम कह सकते हैं ये मॉलिक्यूल यहां आसानी से मूव करेगा। अगर मॉलिक्यूल आसानी से मूव कर रहा है तो हम समझ जाएंगे इसकी फ्लूइडिटी ज्यादा है। अच्छा, आपने कैसे कह दिया फ्लूइडिटी ज्यादा है? आसानी से मूवमेंट हो रही है। अच्छा, हनी यहां पर विस्कस है, और विस्कस होने की वजह से ये यहां पर बहुत धीरे धीरे मूव करेगा। मॉलिक्यूल मूव तो करेगा लेकिन बहुत स्लो, और स्लो मूवमेंट होगी तो हम कह सकते हैं इसकी फ्लूइडिटी कम है। तो आप मुझे बताओ कैसे आपने कहा कि इसकी फ्लूइडिटी ज्यादा है, इसकी कम है? बहुत आसान तरीका, आसानी से मूवमेंट हो जाए तो फ्लूइडिटी ज्यादा, ना हो तो फ्लूइडिटी कम। सेम यही बात हम मेम्ब्रेन में भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारी बॉडी में कई सारी सेल है, सबकी फ्लूइडिटी एक जैसी नहीं है। अब हमें अगर किसी की फ्लूइडिटी को मेजर करना है तो बेस्ट तरीका यही होता है कि हम इन प्रोटीन की इस लेटरल मूवमेंट को चेक करें। अच्छा, अगर ये आसानी से मूव कर रहे हैं, अगर ये प्रोटीन आसानी से मूव कर रहे हैं तो समझ जाएंगे फ्लूइडिटी ज्यादा है, और आसानी से मूव नहीं कर रहे हैं तो फ्लूइडिटी कम है। यानी लेटरल मूवमेंट से हम मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी की एक बड़ी अच्छी लाइन है, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। मतलब क्वासी फ्लूइड होने से प्रोटीन मूवमेंट करते हैं, और प्रोटीन का यही मूवमेंट करना ये बच्चों मेजरमेंट है एज अ फ्लूइडिटी। ये फ्लूइडिटी का मेजरमेंट पता करता है। और कैसे पता करते हैं? आसानी से मूवमेंट दिखे तो फ्लूइडिटी ज्यादा, और ना हो तो फ्लूइडिटी कम। तो सीधा सा कंसेप्ट यहां पर है। और ये पूछा जाए क्या मेम्ब्रेन में प्रोटीन मूव कर सकते हैं? जैसे ऐसे मूव करते हैं, मूवमेंट का नाम लेटरल मूवमेंट, इसको हम बच्चों लेटरल मूवमेंट नाम देते हैं। एक बात मुझे बताइए, क्या मेम्ब्रेन का फ्लूइड होना जरूरी है? मेम्ब्रेन को चाहते तो सॉलिड भी बना सकते थे। मेम्ब्रेन को अगर फ्लूइड बनाया है तो सोच समझ के ही बनाया होगा। बात आती है इस मेम्ब्रेन को फ्लूइड क्यों बनाया गया, उसके पीछे क्या रीजन है, यानी फ्लूइडिटी की क्या इंपॉर्टेंस है वो हम समझते हैं। अगला पॉइंट हम ये लेते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लूइडिटी। मेम्ब्रेन को फ्लूइड क्यों बनाया? फ्लूइडिटी का सबसे बड़ा फायदा होता है
ताकि इससे सेल ग्रोथ कर सके। जैसे सेल की साइज छोटी है, अगर इसकी मेम्ब्रेन फ्लूइड है, मतलब फ्लूइड है, तो ये आसानी से ग्रो कर जाएगी, और आसानी से ग्रो करेगी तो सेल की साइज बड़ी हो जाएगी। जरा सोचो, अगर ये हार्ड होती तो ये ग्रोथ ही नहीं कर पाती। तो सेल की ग्रोथ के लिए फ्लूइडिटी इंपॉर्टेंट होती है। मेम्ब्रेन को फ्लूइड इसलिए भी रखा गया ताकि सेल आसानी से डिवाइड कर सके। जैसे मान लीजिए सेल है, अब सेल में जब डिवीजन होता है तो आगे हम पढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस के टाइम पर मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे दोनों साइड से ऐसे यहां पर फरो बनती है। आगे सेल डिवीजन में आपको समझाया जाएगा। दोनों साइड से इसको फरो बनती है, मतलब कुछ इस तरह से बनती है, और मेम्ब्रेन में फरो आसानी से बन भी जाती है। क्यों? क्योंकि फ्लूइडिटी है। तो फ्लूइडिटी की वजह से आसानी से प्रेस होती है, आसानी से फरो बनती है, और आसानी से फरो बनेगी तो आसानी से बच्चों टू सेल्स बन जाएगी। अब इमेजिन करो, अगर ये मेम्ब्रेन हार्ड होती, ये हार्ड होती, तो ये फरो नहीं बनती, तो डिवीजन में प्रॉब्लम आ जाती। तो मुझे बताइए, फ्लूइडिटी का ही क्या फायदा होता है? इससे सेल आसानी से डिवाइड कर सकती है। तो सेल डिवीजन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए फ्लूइडिटी इंपॉर्टेंट है। इसी फ्लूइडिटी का एक और बड़ा फायदा होता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है ये मॉलिक्यूल को ऐसे सेल के अंदर ले आना। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये इस तरह से, ये यहां सिखाने के लिए पूरी सेल मैंने बना दी, ये सेल है। अब ये मॉलिक्यूल इसको अंदर लाना है, तो ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं? मेम्ब्रेन से जुड़ते हैं, और ये मेम्ब्रेन को बड़े आसानी से प्रेस भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लूइडिटी है। अच्छा, जैसे इसको प्रेस करते हैं ऐसा वेसाइकल टाइप का कुछ बनता है। फिर बच्चों यहां पर ये दोनों साइड से ऐसे फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के बाद बड़े आसानी से मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ गए। अब इमेजिन करो, अगर ये मेम्ब्रेन हार्ड होती, अगर यहां पर ये मेम्ब्रेन हार्ड होती, तो ये हार्ड होती, तो ये बच्चों कभी प्रेस होती नहीं, मॉलिक्यूल अंदर नहीं आ सकते। तो फ्लूइडिटी की वजह से ही ये मॉलिक्यूल आसानी से सेल के अंदर आ गए, मतलब एंडोसाइटोसिस हो गया। सेम इसी तरह से सिक्रीशन में भी इसका रोल होता है। जैसे बच्चों मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, अब यहां पर इनको, ये सेल इस तरह से बना लेते हैं, ये सेल है। अच्छा, सेल के अंदर से इन मॉलिक्यूल को बाहर करना है, ये मॉलिक्यूल को बाहर करना है, सिक्रीशन कहलाता है। सिक्रीशन करने के लिए मॉलिक्यूल को सबसे पहले वेसाइकल में भरते हैं, फिर ये वेसाइकल सेल मेम्ब्रेन के साथ आसानी से बाइंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्लूइडिटी है। फ्लूइडिटी की वजह से इनके फॉस्फोलिपिड आपस में से मर्ज होते हैं। जैसे इनके फॉस्फोलिपिड ऐसे मर्ज होंगे, यहां पोर बनेगा और ये आसानी से बाहर आ जाएंगे। तो ये मॉलिक्यूल सेल के बाहर रिलीज हो गए, ये सिक्रीशन कहलाता है। और एक तरह का ये एक्सोसाइटोसिस है। ये जो सिक्रीशन हो रहा है, ये सब भी फ्लूइडिटी की वजह से हुआ। सोचो, अगर ये मेम्ब्रेन हार्ड होती, ये हार्ड होती, तो ये वेसाइकल इसके साथ कभी फ्यूज ही नहीं होती, और फ्यूज नहीं होती तो एक्सोसाइटोसिस सिक्रीशन नहीं हो पाता। तो ध्यान रखना, एंडोसाइटोसिस, सिक्रीशन, ये सब भी फ्लूइडिटी की वजह से हो पाता है। तो मेम्ब्रेन का फ्लूइड रखना बहुत जरूरी है। इसी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन। इंटरसेल्यूलर जंक्शन का मतलब टू सेल के बीच में जंक्शन बनना। जैसे ये टू सेल्स है, अब यहां पे मान लीजिए ये कोई प्रोटीन है, यहां भी प्रोटीन है। हमने सीखा था ये प्रोटीन ऐसे मूवमेंट करते हैं, नाम बोलो, लेटरल मूवमेंट। ये बच्चों ऐसे लेटरल मूवमेंट करेंगे, लेटरल मूवमेंट से ये प्रोटीन इधर आया, ये प्रोटीन इधर आया। अब यहां पर जैसे ये प्रोटीन आपस में कंबाइंड हुए, टू सेल के बीच में जंक्शन तैयार हुआ, और यही जंक्शन कहलाता है इंटरसेल्यूलर जंक्शन। दो सेल के बीच का जंक्शन, दो सेल के बीच का जंक्शन इंटरसेल्यूलर जंक्शन। ये सब फ्लूइडिटी से ही बन पाया है, क्योंकि फ्लूइडिटी से लेटरल मूवमेंट होगी तब भी ऐसे जंक्शन बन पाएंगे। तो आप मुझे बताइए, क्या मेम्ब्रेन का फ्लूइड होना जरूरी है? यस, बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं फ्लूइडिटी की वजह से ही कई फंक्शन परफॉर्म होते हैं। आपके एनसीईआरटी में फंक्शन के नेम लिखे, तो नेम आप ध्यान रखिए, क्या क्या फंक्शन है। फ्लूइडिटी की वजह से ही सेल की ग्रोथ होती है, सेल डिवाइड करती है, एंडोसाइटोसिस होता है, सिक्रीशन होता है, और इस तरह के जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। यह सब किसकी वजह से होता है? फ्लूइडिटी की वजह से होता है। अभी तक बच्चों मैंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का पहला पार्ट लिपिड और उससे रिलेटेड बातें समझाई। लिपिड में मेन लिपिड कौन सा था? फॉस्फोलिपिड, जो फ्लूइडिटी दे रहा था। साथ ही साथ बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल रखे गए ताकि इससे स्टेबिलिटी भी आ जाए। और इस फ्लूइडिटी के क्या फायदे हैं ये हमने सीखा। क्लियर? मेम्ब्रेन में ही अगला कंपोनेंट आता है, वो है प्रोटीन। मेम्ब्रेन का सेकंड कंपोनेंट समझ रहे हैं, प्रोटीन। प्रोटीन की बात करें, ये बच्चों आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं सारे प्रोटीन है। अब यहां जरा ध्यान से आप देखना, आप लोगों को प्रोटीन इस मेम्ब्रेन की अपर और लोअर सरफेस पे भी दिख रहे हैं, और ये बीच बीच में भी दिख रहे हैं।
यानी प्रोटीन सरफेस पे भी होते हैं, मतलब ये मेम्ब्रेन है तो इस मेम्ब्रेन की सरफेस पे भी होंगे और इनर साइड में ऐसे इंबेडेड भी होंगे। सरफेस पे भी होते हैं और अंदर की तरफ इंबेडेड भी होते हैं। अब एक खास बात, जो सरफेस वाले प्रोटीन आपको दिख रहे हैं, सरफेस वाले, ये इन फॉस्फोलिपिड के साथ लूजली अटैच होते हैं, और लूजली अटैच है तो इनको यहां से आसानी से अलग कर सकते हैं, इनको आसानी से अलग कर सकते हैं। लेकिन जो अंदर वाले प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन के साथ ऐसे टाइटली जुड़े होते हैं, और टाइटली जुड़े होते हैं तो ये आसानी से अलग नहीं होते। सीधी सी बात है, सरफेस वाले आसानी से अलग हो जाते हैं, अंदर वाले आसानी से अलग नहीं होते। जो सरफेस वाले आसानी से अलग हो जाते हैं ये कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक। और जो अंदर की तरफ ये दिखाई दे रहे हैं ये अंदर वाले सारे कहलाते हैं इंट्रिंसिक। यानी मेम्ब्रेन में दो तरह के प्रोटीन है, एक्सटेंसिक, इंट्रिंसिक। अब याद रखना, एक्सटेंसिक कौन से हो गए, जो सरफेस पे, अंदर वाले सारे इंट्रिंसिक होते हैं। और ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया, सेपरेशन के बेसिस पर कि कौन किस तरह से सेपरेट हो रहा है, आसानी से सेपरेट एक्सटेंसिक, ना हो तो इंट्रिंसिक। तो यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, मेम्ब्रेन के प्रोटीन क्लासिफाई किए गए ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब अलग करने के बेसिस पर। इनको बच्चों टू पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले आते हैं एक्सटेंसिक। एक्सटेंसिक का दूसरा नाम होता है पेरिफेरल। अच्छा, पेरिफेरल क्यों कहा इनको, हाँ पेरीफेरी पे प्रेजेंट है तो पेरिफेरल प्रोटीन कह देंगे। इनकी खास बात, दीज आर सुपरफिशियली अरेंज ऑन द सरफेस ऑफ द लिपिड लेयर, मतलब लिपिड की ऐसे सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इनकी एक और खास बात, इट कैन बी सेपरेट इजीली, ये आसानी से सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि लूजली अरेंज होते हैं। ये बच्चों ज्यादातर एंजाइमेटिक एक्टिविटी रखते हैं, मतलब ये ज्यादातर इस तरह से ये एंजाइमिक एक्टिविटी शो करते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक्सटेंसिक प्रोटीन कौन से होते हैं, सरफेस वाले होते हैं, आसानी से अलग हो जाते हैं। इनका फंक्शन ज्यादातर ये है कि ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं। जो बात इनकी समझाई, क्लियर हुई। ये तो थे बच्चों एक्सटेंसिक प्रोटीन। अब ये जो अंदर की तरफ दिखाई दे रहे, नाम बोलो, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इनके बारे में समझे। इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन किसको कहेंगे, दिस प्रोटीन्स आर टाइटली बाउंड विथ फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड के साथ बच्चों से टाइटली जुड़े होते हैं, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन की खास बात ये होती है, दे कैन नॉट बी इजिली रिमूव फ्रॉम द मेम्ब्रेन। कैन नॉट बी मतलब ये आसानी से रिमूव नहीं हो सकते क्योंकि ये टाइटली बाउंड होते हैं। अब इन इंट्रिंसिक प्रोटीन को आप ध्यान से देखो, ये सारे इंट्रिंसिक है। अब इनको आप ध्यान से देखोगे तो इनमें एक बात आपको दिख रही होगी कि ये वाला इंट्रिंसिक पूरी मेम्ब्रेन में है, ये भी पूरी मेम्ब्रेन में है, लेकिन ये इंट्रिंसिक ये बच्चों पूरी मेम्ब्रेन में नहीं है, बस ये पार्शियली इंबेडेड दिख रहा है। मतलब ये कंप्लीटली दिख रहे हैं और ये पार्शियली दिख रहे हैं। यानी इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं ये बच्चों फिर से टू टाइप के होते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन में भी टू टाइप आते हैं। इसमें एक आता है फुली और कंप्लीटली ब्यूरिड, मतलब कंप्लीटली इंबेडेड। कंप्लीटली इंबेडेड किसको कहेंगे, जो पूरी मेम्ब्रेन में इंबेडेड होता है, ये कंप्लीटली इंबेडेड कहलाता है। अच्छा, ये भी कंप्लीटली इंबेडेड है, तो बताओ ये कौन से हो जाएंगे, वेरी गुड, पार्शियली। तो ये हो जाएंगे कंप्लीटली, ये हो जाएंगे पार्शियली। कंप्लीटली इंबेडेड प्रोटीन जो होते हैं, इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे टनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, ये सारे आते हैं। इसमें आप देखोगे इस प्रोटीन के बीच में कंटिन्यूअस गैप दिख रही है, तो गैप दिख रही है तो ये हो जाएगा टनल। अच्छा, ये ऊपर से ओपन है, नीचे से क्लोज है, तो ये एक तरह का हो गया कैरियर। तो ये टनल, कैरियर, इस तरह के प्रोटीन्स होते हैं। ये सारे के सारे कौन से होते हैं, कंप्लीटली इंबेडेड। ये कंप्लीटली इंबेडेड के एग्जाम्पल है। अच्छा, ये टनल, कैरियर, इनका मेन फंक्शन होता है मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करना। जैसे मान लीजिए सेल के बाहर ऐसे कोई पोलर मॉलिक्यूल है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसे सेल के अंदर लाने में इन्हीं टनल या इन कैरियर की हेल्प ली जाती है। तो कैरियर या टनल का काम होता है मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प काम करते हैं। बात समझ में। तो ये होते हैं इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन। अच्छा, इसमें पहला तो आ गया कंप्लीटली इंबेडेड, दूसरा आता है पार्शियली इंबेडेड। पार्शियली इंबेडेड मतलब ये वाले, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये पार्शियली इंबेडेड होते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, पार्शियली मतलब इनकम्प्लीटली ब्यूरिड थ्रू आउट द मेम्ब्रेन। क्लियर। तो ये बच्चों इनकम्प्लीटली अरेंज होते हैं। आप लोगों को मैंने प्रोटीन से रिलेटेड सारी बातें यहां बताई, क्या क्या समझाया, ध्यान समझिएगा। प्रोटीन अपर सरफेस, लोअर सरफेस पे भी होते हैं, इनर साइड में भी होते हैं। जो सरफेस पे हैं वो एक्सटेंसिक, अंदर वाले इंट्रिंसिक। फिर इंट्रिंसिक भी टू टाइप के हैं। अच्छा, पूरी तरह से हो तो कंप्लीटली, थोड़े बहुत हो तो पार्शियली इंबेडेड होते हैं। क्लियर। और इनका मेन काम
मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में इनका रोल होता है। साथ ही साथ प्रोटीन का एक बड़ा फायदा ये होता है, ये प्रोटीन रिसेप्टर का काम भी करते हैं, ये रिसेप्टर की तरह भी काम करते हैं। तो क्वेश्चन आता है, क्या मेम्ब्रेन में प्रोटीन होना चाहिए? यस, होना चाहिए। मेम्ब्रेन में प्रोटीन क्यों होना चाहिए? ताकि मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो सके, रिसेप्टर की तरह काम कर सके, इसीलिए बीच बीच में इन प्रोटीन्स को लगाया जाता है। बात समझ में? एक बात मुझे बताइए, हमने बच्चों स्टार्टिंग के जो मॉडल है वो हमने क्यों रिजेक्ट किए थे? हाँ, वो मेम्ब्रेन की सिलेक्टिव परमेबिलिटी, फ्लूइडिटी को नहीं समझा पाए। सिंगर निकोल सेल से भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमेबल क्यों है, तो उसका उन्होंने मेन रीजन बताया, सिलेक्टिव परमेबिलिटी आने के पीछे रीजन प्रोटीन्स होते हैं। ऐसा समझो, मान लीजिए ये टनल प्रोटीन जो है, ये टनल, ये मान लीजिए सोडियम के लिए बना है। किसके लिए बना है? सोडियम। तो अगर बाहर यहां सोडियम आयन भी है, पोटेशियम आयन भी है, क्लोराइड भी, बहुत सारे आयन है, अगर ये टनल सोडियम के लिए है तो ये बस यहां से सोडियम को सिलेक्ट करेगा और उसी को ही ट्रांसपोर्ट करेगा, बाकी और किसी को नहीं। मतलब इनसे हर कोई मॉलिक्यूल नहीं आ सकता है, ये सिलेक्टेड मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। मतलब सिलेक्टिव परमेबल बनाने का काम किया है किसने? प्रोटीन्स ने। तो मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमेबल किसने बनाया? प्रोटीन्स ने। और फ्लूइडिटी हम जानते ही हैं, फॉस्फोलिपिड की वजह से ही मेम्ब्रेन फ्लूइड बन जाती है। यानी ये मॉडल हर क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, सिलेक्टिव परमेबिलिटी को समझा रहा है, फ्लूइडिटी को समझा रहा है। मतलब यही मॉडल सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल होता है। और प्रोटीन कहां कहां क्लियर है सबको अच्छे से? सरफेस पे तो होते ही है, इनर साइड में भी ये इंबेडेड होते हैं। जो बात यहां पर आपको समझाई प्रोटीन के बारे में, ये सब आप अच्छे से ध्यान रखिए। क्लियर? इसी में ही लास्ट कंपोनेंट आता है, वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट या इनको हम शुगर या इनको हम ओलिगोसेक्राइड कह सकते हैं। ये बच्चों सेल मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन पर आप ध्यान से देखो कि बाहर की साइड में ऐसे शुगर लगी हुई, शुगर या इसको आप कार्बोहाइड्रेट कहो या ग्लाइको कहो, एक ही बात है। यहां पर भी ये शुगर लगी है। कार्बोहाइड्रेट की खास बात ये होती है, ये कभी भी इनर साइड में नहीं है। ये मेम्ब्रेन की हमेशा कौन सी साइड पे है बच्चों? आउटर। ध्यान से आप देखो, बाहर की तरफ ही शुगर आपको दिख रही है, कभी भी इनर साइड में नहीं होते। तो पहला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आउटसाइड में। इनकी परसेंटेज मैक्सिमम मिनिमम, यस, कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज हमने स्टार्टिंग में सीखा है सबसे कम होती है। तो मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज बहुत कम होती है। ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये बेसिकली ओलिगोसेकेराइड नेचर के होते हैं। ओलिगोसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट की 3 कैटेगरीज होती है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो ये किस नेचर वाले होते हैं? ओलिगो मतलब ना ज्यादा छोटे ना ज्यादा बड़े, मिडिल साइज के होते हैं, तो ये ओलिगोसेकेराइड नेचर के होते हैं। एक खास बात है, ये कार्बोहाइड्रेट या तो बच्चों इन प्रोटीन से अटैच है या बच्चों ऐसे लिपिड से अटैच होते हैं। मतलब या तो ये यहां प्रोटीन से जुड़ा होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए वर्ड लिखा ग्लाइको, तो ये ग्लाइको और ये प्रोटीन नाम बन गया ग्लाइकोप्रोटीन। यहां बच्चों ये लिपिड के साथ अटैच है, तो इन दोनों को मिला के बन गया ग्लाइकोलिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट या तो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में रहते हैं। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट के लिए वर्ड यूज किया गया। तो हमने क्या क्या समझा? परसेंटेज इनके सबसे कम होती है, ये केवल आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में रहते हैं। क्लियर? बात आती है इनके फंक्शन। कार्बोहाइड्रेट के अगर हम फंक्शन की बात करें तो इनका सबसे मेन फंक्शन आता है सेल टू सेल रिकॉग्निशन। सेल टू सेल मतलब दो सेल की आपस में पहचान कराने में कार्बोहाइड्रेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ये एग और स्पर्म जब एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं तो इनको रिकॉग्नाइज करने में आउटर सरफेस पे जो कार्बोहाइड्रेट है यही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। एग स्पर्म सेल ही तो है, और ये जब एक दूसरे को पहचानते हैं तो इनको रिकॉग्नाइज करने में रोल किसका है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट दो सेल की आपस में पहचान कराता है। इसी तरह से ब्लड शुगर एंटीजन, ये भी बच्चों सेल टू सेल रिकॉग्निशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। मान लीजिए किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, तो हम सभी जानते हैं ए पर्सन का ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन है, उसके ऊपर ए एंटीजन लगा होगा। अगर उसकी बॉडी में गलती से बी ब्लड ग्रुप डाल देंगे, बी एंटीजन डाल देंगे, तो उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, पहचान नहीं पाएगी। तो उसके अंदर ए ब्लड ग्रुप ही डालना पड़ेगा। अब इन ब्लड ग्रुप में हमने सीखा था मेन डिफरेंस किसका आता है? शुगर का। अरे शुगर ही तो है, आरबीसी की सरफेस पे जो शुगर होते हैं वही तो एंटीजन बनाने का काम करते हैं और वही सेल को आपस में पहचान कराते हैं। तो सेल टू सेल रिकॉग्निशन का
एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है ब्लड ग्रुप पे जो एंटीजन होते हैं। जैसे ये आरबीसी है, इसकी सरफेस पर ऐसे एंटीजन लगे होते हैं, जैसे ए एंटीजन है, तो ये एंटीजन ही दूसरे ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर पाएंगे। अगर यहां गलती से बी ब्लड ग्रुप आ गया तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हाँ, अगर इसकी बॉडी में ए ब्लड ग्रुप ही ट्रांसफर करेंगे तो इसकी बॉडी समझेगी हमारा ही पार्ट है और एक्सेप्ट किया जाएगा। तो किस ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, ये रिकॉग्निशन भी कार्बोहाइड्रेट ही कराते। ये जो बाहर की तरफ लगे कार्बोहाइड्रेट ही तो होते हैं और यही एंटीजन बनाने का काम करते हैं। तो हमने क्या सीखा, इनके फंक्शन में मेन फंक्शन आता है सेल टू सेल रिकॉग्निशन। इसके दो स्टैंडर्ड एग्जांपल है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे भी ऐसा होता है और ब्लड ग्रुप एंटीजन भी ये एक तरह का सेल टू सेल रिकॉग्निशन शो करते हैं। मेम्ब्रेन के सारे कंपोनेंट हमने समझे। मेम्ब्रेन में हमने समझा लिपिड, फॉस्फोलिपिड, ये प्रोटीन्स और बाहर की तरफ कार्बोहाइड्रेट, और सबका अपना रोल है। फॉस्फोलिपिड का काम मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाने में हो गया, प्रोटीन का काम ट्रांसपोर्ट में हो गया, और इन शुगर का काम सेल को आपस में रिकॉग्नाइज करने में हो गया। तो किनके क्या फंक्शन होते हैं, ये सब बातें भी हमने यहां पर समझी। सेल मेम्ब्रेन में एक बच्चों स्पेशल पॉइंट आता है, वो होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होता है, ये बच्चों फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर हमने समझी है, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हमने सीखा है बाइलेयर होती है। अब इस बाइलेयर में से सपोज करिए कि यहां वाला फॉस्फोलिपिड उठकर यहां वाला जो फॉस्फोलिपिड है ये बच्चों यहां से मान लीजिए यहां से यहां ट्रांसफर हो जाए, ये वाला फॉस्फोलिपिड यहां से यहां चला जाए और ये वाला फॉस्फोलिपिड यहां से आ जाए, मतलब ये वाला इसे घूम के ऊपर चला जाए या ऊपर वाला नीचे आ जाए। तो ऐसी जो मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट को कहा जाता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। इसे बच्चों फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो होता है ये केवल लिपिड शो करते हैं। अच्छा, ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं यहां से ऐसे ऊपर चले जाएंगे या ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, तो ऐसी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करने का काम ओनली लिपिड्स करते हैं। क्लियर, ये कभी प्रोटीन शो नहीं करते, ये वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शोन बाय ओनली लिपिड्स। अच्छा, एक बात बताइए, मेम्ब्रेन जो होती है फ्लूइड होती है, फ्लूइड होने की वजह से हमने सीखा था कि अंदर जो फॉस्फोलिपिड है ये बच्चों या तो इधर जा सकते हैं या इधर आ सकते हैं, ऐसे मूवमेंट करते हैं। और ये जो मूवमेंट होती है, ऐसी मूवमेंट को नाम दिया जाता है लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट का मतलब फॉस्फोलिपिड का ऐसे मूव करना, ये लेटरल मूवमेंट है। लेकिन एक बात बताइए, जब ये फॉस्फोलिपिड ऐसे मूव करेंगे तो साथ साथ ये अपने प्रोटीन को भी तो ऐसे ले जा सकते हैं। अरे इसमें प्रोटीन भी तो मूव कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे मूवमेंट हो तो उसको लेटरल मूवमेंट कहते हैं, और ये मूवमेंट लिपिड भी शो करते हैं एज वेल एज प्रोटीन भी शो करते हैं। तो लेटरल मूवमेंट की खास बात, शोन बाय बोथ लिपिड एंड प्रोटीन्स। ये बच्चों लिपिड और प्रोटीन दोनों से शो करते हैं। क्लियर, तो दो तरह की मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना। फ्लिप फ्लॉप ओनली लिपिड शो करते हैं, और लेटरल मूवमेंट की बात करें, ऐसे लेटरली मूव करना लिपिड एंड प्रोटीन्स दोनों से होता है। क्लियर, सेल मेम्ब्रेन में ही बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन के कई फंक्शन हैं, सेल मेम्ब्रेन कई फंक्शन परफॉर्म करती है। हमने सीखा था एंडोसाइटोसिस करना है, सिक्रीशन करना है, डिवीजन में हेल्प करना, कई जगह यूज होता है। मेम्ब्रेन का सबसे मेन फंक्शन होता है मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करना। मतलब इससे मॉलिक्यूल सेल के अंदर भी आते हैं, बाहर भी जाते हैं। जैसे कोई ये सेल है तो इससे मॉलिक्यूल सेल के अंदर भी आएंगे, बाहर भी आएंगे। तो मॉलिक्यूल को ऐसे ट्रांसपोर्ट करने में मेम्ब्रेन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है दो तरह से हो सकता है, या तो बच्चों ये होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, या बच्चों ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कितने तरह का ट्रांसपोर्ट हो गया, टू टाइप्स का, पैसिव और एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वैसे ये यहां समझने वाली बात नहीं है, इसको डिटेल में आप लोगों को प्लांट फिजियोलॉजी में सिखाया भी जाता है। बस यहां तो मुझे इतना बताइए, आप लोग ये जानते भी होंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट उसको कहेंगे जिसमें मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाए तो उसे हम कह देंगे पैसिव। अच्छा, एक्टिव में उल्टा हो जाता है, यहां मॉलिक्यूल लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो उसे हम एक्टिव कहेंगे। अच्छा, हाई से लो की तरफ जाना है, हाई से लो की तरफ जाना है तो ये मॉलिक्यूल अपने आप चले जाएंगे, यहां किसी भी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और एनर्जी नहीं लगती इसलिए तो इसको कहते हैं पैसिव। पैसिव क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस तरह के ट्रांसपोर्ट में एनर्जी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि हाई से लो जाना है अपने आप चले जाएंगे। अच्छा, यहां मॉलिक्यूल लो से हाई ले जाना है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ले जाना है, तो यहां उनको पहुंचाने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी, और एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में। तो यहां एटीपी रिक्वायर्ड होता है, और एटीपी एनर्जी लाइए, एनर्जी लगेगी तो ये एक तरह का एक्टिव काम हुआ, इसलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। तो दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव, एक्टिव।
पैसिव में हाई से लो जाएगा, एनर्जी नहीं लगेगी। इसमें लो से हाई जाएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब बच्चों यहां पर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें प्रोटीन की हेल्प से होता है। उन प्रोटीन को स्पेशली पंप प्रोटीन कह दिया जाता है। जैसे आप पढ़ते हैं ना सोडियम पोटेशियम पंप, तो पंप वर्ड आ जाए मतलब एक तरह का वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर? अच्छा, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कई टाइप का होता है। ये फिर से सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलेटेड, ऑस्मोसिस, ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं। उन टाइप को हम यहां नहीं समझ रहे हैं, ये सब आपको प्लांट फिजियोलॉजी में समझा दिया जाता है। क्लियर? बस आप तो ये भी इतना ध्यान रखो पैसिव किसको कहते हैं और एक्टिव किसको कहते हैं। क्लियर? और ये मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से पता भी है कि पैसिव एक्टिव किसको कहा जाता है। क्लियर? एक बच्चों बल्क मॉलिक्यूल का अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो उसे कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। अभी जो हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो छोटे मॉलिक्यूल के लिए, बड़े मॉलिक्यूल अगर ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, इसमें मॉलिक्यूल सेल के अंदर की तरफ लिए जाते हैं। ये 2 टाइप का हो सकता है। इसमें एक आता है फेगोसाइटोसिस, जिसे सेल ईटिंग के नाम से भी जानते हैं, पाइनोसाइटोसिस जिसे सेल ड्रिंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, फेगोसाइटोसिस में होता क्या है, ये सेल है, इसके बाहर ये कोई सॉलिड पार्टिकल है। मान लीजिए सॉलिड पार्टिकल, फूड पार्टिकल, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है। अब सेल ने क्या किया, इसको अंदर की तरफ इंगल्प कर लिया। तो जब सेल इसको अंदर की तरफ इंगल्प कर रही है तो सॉलिड मॉलिक्यूल का ऐसे सेल के अंदर की तरफ आना, प्रोसेस का नाम फेगोसाइटोसिस। अच्छा, हम कोई सॉलिड चीज खाते हैं तो उसे हम कहेंगे ना ईटिंग, तो इसी तरह से इसको सेल ईटिंग नाम दिया जाता है कि सेल ने यहां कुछ चीज ईट की है तो इसे हम सेल ईटिंग कह देते हैं। अंदर आने की प्रोसेस का नाम फेगोसाइटोसिस। अच्छा, जब ये मॉलिक्यूल अंदर आया तो अंदर ये जो स्ट्रक्चर बनी है, अब इस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया जाता है फेगोसोम। एक बार फिर समझना, अंदर आने की प्रोसेस का नाम फेगोसाइटोसिस और अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगी इसका नाम फेगोसोम नाम दे देते हैं। क्लियर? इसी तरह से बच्चों ये सेल है, अगर लिक्विड मॉलिक्यूल सेल के अंदर आते हैं तो इसे नाम दिया जाता है पाइनोसाइटोसिस और अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगी अब इसे हम पाइनोसोम कह देंगे। पाइनोसोम, पिनोसोम आप कुछ भी कह सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, सॉलिड अंदर आए तो फेगोसाइटोसिस, लिक्विड अंदर आए तो पिनोसाइटोसिस, और मॉलिक्यूल का अंदर आना, इन दोनों को कंबाइन करके नाम दे देंगे एंडोसाइटोसिस। क्लियर? इसी से मिलती जुलती एक टर्म आती है एक्सोसाइटोसिस। समझाने की जरूरत नहीं, एक्सो मतलब बाहर। अगर मॉलिक्यूल को ऐसे सेल से बाहर कर दिया जाए, ऐसे बाहर निकाला जाए तो उसे हम एक्सोसाइटोसिस कह देते हैं। हां, अगर यही मटेरियल यूजफुल मटेरियल हो तो कई बार इसके लिए हम सिक्रीशन वर्ड भी बोल देते हैं। इसी एक्सोसाइटोसिस को कई बार सिक्रीशन कह देते हैं, लेकिन सिक्रीशन वर्ड जनरली कब यूज करते हैं, जब यूजफुल मटेरियल सेल से बाहर निकले तो उसी को हम सिक्रीशन वर्ड बोल देते हैं। क्लियर? तो आप देखिए, मॉलिक्यूल अंदर आ रहे तो एंडो, बाहर जा रहे तो एक्सोसाइटोसिस कह देंगे। क्लियर? तो इस तरह से मेम्ब्रेन से बड़े मॉलिक्यूल का भी यहां पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। क्लियर? तो मेम्ब्रेन का सबसे मेन फंक्शन पूछा जाए तो आपको एक ही बताना है, मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करना। क्लियर?